पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं इत्यादि सब आते हैं। अच्छा, अब इनके बनाने का नियम हमको समझना है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इनके बनाने का यह नियम है। अच्छा, एक नोट है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V1 में एस या एस लगाया जाता है, लेकिन अगर यह सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो यह इसके V1 में कुछ ऐड नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। राम खाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है रूल के अनुसार, और रूल के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, तो राम सबसे पहले राइट लिख लिया जाएगा। उसके बाद खाना, खाना खाता है, खाता है यह आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और खाने का वर्ब का V1 पार्ट लिखना है तो इसका होता है ईट। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके V1 में एस या ईएस लगाया जाता है, इसलिए राम के साथ इट्स का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार यह वाक्य बन गया। अगला है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्तों का हो जाएगा सब्जेक्ट है ये कुत्ते, और इनका हो गया डॉग्स। अब भौंकना यह हो जाएगा आपका वर्ब, और वर्ब का V1 का पार्ट होता है बार। अब चूंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो इसके V1 में एस या एस नहीं लगेगा, इसलिए डॉग्स बार्क अर्थात कुत्ते भौंकते हैं। तो ये रहा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का बात। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसका नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इनमें सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, और इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, और उसके बाद V1 का प्रयोग, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग, अर्थात इसमें सब्जेक्ट और V1 के बीच में डू या डज प्लस नॉट को जोड़ दिया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। राम किताब नहीं पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे राम हो गया, कौन किताब नहीं पढ़ता है, कौन शब्द लगा के हम लोग सब्जेक्ट का पता करते हैं। कौन किताब नहीं पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, उत्तर आता है राम, तो सब्जेक्ट हो गया राम। और पढ़ना यह आपका हो गया वर्ब, और क्या वो है किताब, तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार इसका बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट तो राम, उसके बाद तुरंत राम, चूंकि क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाएगा, और डू या डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो इसलिए नॉट का प्रयोग, और उसके बाद V1 तो V1 रीड होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो ऑब्जेक्ट है किताब, तो द बुक लगा दिया गया। इस प्रकार राम किताब नहीं पढ़ता है का बना राम डज नॉट रीड द बुक। अगला है वह विद्यालय नहीं जाता है, इसमें वह हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब, वर्ब में भी मेन वर्ब, और कहाँ तो विद्यालय, विद्यालय हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाता है मतलब मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर में वह के लिए ही का प्रयोग, जबकि फेमिनिन जेंडर में वह के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन है तो यहाँ पे ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। उसके तुरंत बाद ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो डू या डज में हमारा डज का प्रयोग किया जाता है। उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग, और उसके बाद V1 गो, और कहीं जाने के लिए टू लगता है, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम लगता है। तो कहीं जाने के लिए टू, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह विद्यालय नहीं जाता है का बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह डू या डज पहले हो जाता है, तो यहाँ पे डू या डज प्लस यह सब्जेक्ट
और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल एक, तुम कहाँ जाते हो। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, एक तो इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, एक बिना क्वेश्चन वर्ड का होता है। तो बिना क्वेश्चन वर्ड वाला सहायक क्रिया से शुरुआत होता है, जबकि जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो उसमें डू या डज से पहले बस क्वेश्चन वर्ड जुट जाता है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे तुम कहाँ जाते हो, या इसमें कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे तो वेयर, उसके बाद डू या डज में से तो वेयर है, और उसके बाद तुम है तो तुम के लिए, यानी कि तुम है तो प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्रिया डू का प्रयोग, तो डू लगा देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1 गो। और इसके बाद इसमें कुछ दो नोट थे, उनको फिर से समझ लेते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का प्रयोग होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है, और हमेशा इसमें मेन वर्ब V1 के रूप में होता है, यानी कि मेन वर्ब का क्रिया का पहला पार्ट प्रयोग किया जाता है। कहीं जाने के लिए डू का प्रयोग अभी जैसा कि मैंने बताया, और कहीं से आने के लिए जैसे गो टू स्कूल, स्कूल गया, और स्कूल से आने के लिए कम फ्रॉम स्कूल, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ और बातों को हम जानेंगे। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य निम्नलिखित बात प्रकट करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला बात हुआ है वर्तमान काल की सामान्य घटना। अब यह जो टॉपिक है यह हमेशा जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसी नियम से बनता है, इसके अंत में ता है ती है होता है, और वह जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसी अनुसार बनता है। तो यह एक सामान्य घटना है जो कि सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही बनता है। दूसरी बात है आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य के लिए। अब देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आदत और या वो नियमित रूप से होने वाले कार्य होते हैं, तो उनमें भी बिना सोचे समझे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तो यह जो मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ यह काम डेली का है, यह एक आदत है, या यह काम डेली होने वाला है, तो इसलिए यह जो इसका जो सेंटेंस बनेगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल से बनेगा। तो आई गो फॉर अ वॉक डेली, और यह आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तीसरी बात है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी कि शाश्वत सत्य के लिए, ऐसी बातें जो हर जगह पे सत्य मानी जाए, वो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह एक सत्य घटना है। यह भारत में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, और अमेरिका में भी होता है। हर जगह पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, यह भी आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। व्यक्ति मरणशील है, यह भी आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, क्योंकि ये सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, शाश्वत सत्य हैं। तो इसका बन जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब अगला है कि फैक्ट प्रकट करने के लिए। फैक्ट मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज सत्य है उसको प्रकट करने के लिए, जैसे गेहूं 6 रुपए किलो है, टमाटर 10 रुपए किलो है, तो ये सारे चीजें जो आएंगी वह फैक्ट प्रकट करने के लिए आती हैं, और इसके अंत में जरूरी नहीं है कि ता है ती है हो, लेकिन फिर भी इन वाक्यों का अनुवाद जो है वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो गेहूं 6 रुपए किलो है, यानी कि इसका बनेगा व्हीट कॉस्ट, उसमें एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस्ट 6 रुपीज अ किलो, मतलब 1 किलो कितना का है 6 रुपए किलो है। अगला है, अब देखिए कुछ विशेष एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, और वह प्रयोग करने पर अगर आदत प्रकट करें तो वह भी क्या हो जाता है, ऐसे वाक्यों का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अनुवाद किया जाता है। जैसे वह हमेशा देर से आता है, इसमें जो हमेशा है वह हमारा एडवर्ब है, वह हमेशा जो है वो क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब।
अब एडवर्ब क्या होता है, हमने अभी बताया कि कुछ विशेष एडवर्ब होता है और इन एडवर्ब का प्रयोग जब किया जाए और आदत का भाव प्रकट हो तो वह जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। ऐसे वाक्य किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। अब एडवर्ब क्या है, देखिए एडवर्ब का कार्य जो है वह वर्ब की विशेषता बतलाना है, यानी कि अब एडवर्ब इज डिफाइंड एडवर्ब इज डिफाइंड टू वर्ब, मतलब एडवर्ब का कार्य ही वर्ब को वर्ब की विशेषता बतलाने का है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑलवेज जो है हमारा एडवर्ब है, नेवर हमारा एडवर्ब है, ऑफन एडवर्ब है, डेली एडवर्ब है, एवरीडे एडवर्ब है, इस प्रकार और सारे एडवर्ब हैं। और ये सारे एडवर्ब जब किसी सेंटेंस में आकर आदत का भाव प्रकट कर देते हैं तो यह इन वाक्यों का अनुवाद जो होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो एडवर्ब हमने यहाँ समझा, एडवर्ब का कार्य होता है वर्ब की विशेषता बदलाना। ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, डेली, एवरीडे, इन सारे शब्दों का कार्य सिर्फ यही है कि ये वर्ब की विशेषता बतलाते हैं और इन शब्दों का स्थान सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। अगली बात है ऐतिहासिक घटनाओं यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन वाक्यों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक नोट समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जब भी होते हैं, जैसे कोई पुरानी बात जो भी होती है तो उसमें वे सेंटेंसेस जो होती हैं उनका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जनरली होता है, सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है, यानी कि वाज या वेयर का प्रयोग करना, यह सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। और इनके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अनुवाद किया जाता है, अर्थात इन वाक्यों का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अनुवाद किए जा सकते हैं इन वाक्यों का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम। इस वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अकबर अटैक्स, क्रिया में एस या ईएस लगा है और यह सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है, तो इसका हम लोग ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अनुवाद किया है। अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप, अकबर ने महाराणा प्रताप पे आक्रमण किया, एंड डिफीट्स हिम, और उन्हें हरा दिया। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पार्ट खत्म होता है। कल अगले दिन हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।